नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद डीसी पे। आज हम बात करेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग नंबर 3 के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? एंड ऑप्शंस आर ए डार्विन, बी गाल्टन, सी अरस्तु और डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन गाल्टन ने किया था। ठीक है, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन किसने प्रारंभ किया, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। देखिएगा, सवाल का पैटर्न समझिएगा। अगर विज्ञान के क्षेत्र में पूछा जाएगा तब तो डार्विन हो जाएगा। अगर आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूछा जाए तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गाल्टन इसका पूरा नाम था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ऑप्शन है डार्विन, विलियम हिल्ली, रूसो और प्लेटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने जो है इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक का नाम है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेखन से संबंधित व्यतिक्रम क्या कहलाता है? व्यतिक्रम का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी प्रकार की परेशानी। तो ऑप्शन है आपके डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, मान लीजिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। लेखन वाले में यदि कंफ्यूज होते हैं तो देखिए, आपको पता होगा ग्राफ जो है वो लिख के बनाना पड़ता है, तो जहाँ पर ग्राफ या वर्ड आएगा वो लेखन से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा कुछ एक जो है, जो पीछे एक वीडियो में भी आ चुका है एक सवाल इससे रिलेटेड, और एक्स्ट्रा जो सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके गणित से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है बालक में, यानी कि जहाँ पर बालक जो है कैलकुलेशन से संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है या उसको समझ नहीं पाता है, तो वो डिसकैलकुलिया कहलाएगा। ठीक है, और अगर बालक जो है किसी भी प्रकार के भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करती है तो ये बुलिमिया या एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो आपको पता होगा, देखिए विकास जो होता है वो लंबवत नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, इसका मतलब ये सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। और विकास जो है निरंतर चलता है। लेकिन विकास जो है एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया होती है, ये लगातार चलता रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बालक की हड्डियों का तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हड्डियों का सर्वाधिक विकास जो सबसे तेज़ी से होता है वो होता है शेषावस्था में। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन है 20 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम और 350 ग्राम। तो ये जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो कि बाद में वयस्क होने पर तकरीबन 1350 ग्राम तक हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस अवस्था में भाषाई कौशलों का संपूर्ण विकास तथा समूह के प्रति भक्ति की भावना की उत्पत्ति हो जाती है? आपका ऑप्शन है शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई कौशल और समूह के प्रति भक्ति जो है बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। और बाल्यावस्था को टोली की आयु भी कहा जाता है। बालक जो होते हैं टोली बनाकर और निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी कहा जाता है, बिना फालतू घूमते रहते हैं इधर उधर। तो ये सारी अवस्थाएं जो है ये बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ प्रतिपादित की थी? तो ये देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, मूल प्रवृत्तियों का जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। और आपको पता होगा इन्होंने कितनी की थी? मेनली इन्होंने 14 की थी। तो ऑप्शन है 10, 12, 14 और 15। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी थी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया को ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जो भी संवेग है आपका और उसके जस्ट बाद, जैसे मान लीजिए आपको डर लगा, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे थे, बीच में आपको एक भालू वगैरह कुछ दिख गया, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे थे और आपको कोई भी एक भयानक सी चीज़ दिख गई और उससे आपको डर लगा, और डर लगते आप क्या करोगे भैया? भागोगे, सीधी सी बात है। तो जो संवेग था डर, उसके जस्ट बाद जो आपने प्रतिक्रिया की, यानी भागना, पलायन करना, वही उसकी क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के ये थे।
फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्कीमा वर्ड जो है किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जीन पियाजे, ब्रूनर, केली, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने स्कीमा का बताया था। इन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उस दौरान स्कीमा के बारे में बताया था। ठीक है, अब स्कीमा जो है उसको मनोविज्ञान में उद्दीपन और अनुक्रिया भी कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसको मनोविज्ञान की भाषा में उद्दीपन और अनुक्रिया कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा को उद्दीपन और अनुक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि परिमाण संबंधी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, परिमाण संबंधी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिवृद्धि, विकास, बुद्धि और अभिवृद्धि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। ठीक है, चौथा आंसर जो है वो इसका राइट माना जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके क्रो एंड क्रो, रोस, स्टैनले हॉल और किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का कहा गया है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ये भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान की शक्ति को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन है पुरुषों में, महिला में, बालकों में और वृद्ध लोगों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन है वो पुरुषों में देखने को मिलता है। अगर वर्ड एस्ट्रोजन होता तब ये महिलाओं में हो जाता। ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग्स का सारा खेल होता है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संवेग वह भावनात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजना, पूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन से जुड़ी होती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार के द्वारा होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? आपके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, रोस, स्टैनली हॉल और किलपैट्रिक। ये जो परिभाषा है ये भी क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो किशोरों में संवेग नियंत्रण के लिए देखिए ऑप्शन है दमन, शोधन, पलायन और प्रक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरों में जो है संवेग नियंत्रण के लिए शोधन जो है सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति मानी जाती है। यानी कि शोधन जो है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। शोधन, दमन, ये सारी युक्तियाँ जो है अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे जब हम बात करेंगे इस यूनिट की। खैर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार किस स्तर में दिखाई देता है? अब देखिए यहाँ पर नैतिक विकास जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपको पता हो तो जीन पियाजे ने भी दिया था और यहाँ पर कोहलबर्ग भी ने भी दिया है, तो दोनों ने दिया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोहलबर्ग के हिसाब से। तो ऑप्शन है आपके पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत नैतिक स्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है केली, ब्रूनर, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को जो है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। खिलौनों की आयु, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है आपके पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को और इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि खेल की आयु किसे कहा जाता है, खेल की आयु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खेल की आयु जो है वो आपको बाल्यावस्था टिक करना है, या यूँ कहें उत्तर बाल्यावस्था। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की द्वितीय अवस्था कौन सी है? आपको पता होगा एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन है विश्वास, अविश्वास की अवस्था, स्वतंत्रता, संदेह की अवस्था, आत्मबल, अपराध की अवस्था और परिश्रमहीनता की अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, संदेह की अवस्था। स्वतंत्रता बनाम संदेह, ठीक है, वर्सेस इनके बीच में आता है। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था जो है ये इनके मनोसामाजिक सिद्धांत की द्वितीय अवस्था है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य रहती है यह बताया था? इन्होंने बताया था, इन्होंने जो भी सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था उसकी कौन सी अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति अदृश्य रहती है या सुषुप्त अवस्था में रहती है? ऑप्शन है मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अदृश्य अवस्था होती है उस दौरान जो है ये आपको अदृश्य देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था में संवेग होते हैं, ऑप्शन है आपके शांत, तीव्र, शून्य और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र। ठीक है, आपको पता होगा कि एक परिभाषा भी है कि किशोरों में किशोरावस्था के दौरान जो है संवेग ज्वार के रूप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
बाल संवेगात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है आपके शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक वातावरण, व्यक्तित्व और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो चीज़ें हैं ये बाल संवेगात्मकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के समय शिशु की धड़कन 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कती है? ऑप्शन है 72 बार, 85 बार, 100 बार और 140 बार। तो इसका राइट आंसर होता है अप्रोक्सीमेट 140 बार जो है धड़कती है 1 मिनट में। जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो 140 BPM होती है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से कौन सा बाल विकास का प्रकार है? ऑप्शन हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे जो हैं ये बाल विकास के प्रकार माने जाते हैं। शारीरिक विकास भी बाल विकास में आता है, सामाजिक विकास भी बाल विकास में आता है, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक ये विकास भी बाल विकास में आता है। इसका मतलब ऑप्शन 5 जो है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शन है आपके कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन और कोश शरीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुणसूत्र होते हैं वो वास्तविक रूप से आनुवांशिकता का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। शिशु कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? ये पीछे के वीडियोस में भी आ चुकी है, एक बार फिर से है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है बाल विकास में। ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, सिगमंड फ्राइड, गुड एनएफ और विलियम जेम्स। तो आपको पता होगा ये किसने दी थी? ये जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक से रिलेटेड एक ही वर्ड याद रखिएगा, टेबुला रासा। ठीक है, इन्होंने जो वर्ड दिया था वो दिया था टेबुला रासा। इसका मतलब क्या होता है? कोरा कागज़। ठीक है, ये बालक के मन को क्या बताते हैं? कोरा कागज़ या मोम सदृश्य बताते हैं जिस पर बालक अपने अनुभव और विचार लिखता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? निकट दूर सिद्धांत में किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन है आपके केंद्र से सिर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से सिर की ओर। ठीक है, ये होता है निकट से दूर का सिद्धांत, केंद्र से सिर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। ऑप्शन आर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक चाहता है कि वो सामाजिक स्वीकृति जो भी व्यवहार वो करता है उसको समाज अपनाए। फिर क्वेश्चन नंबर 29, शिशु भूख लगने पर किस अवस्था में समय में रोककर अभिव्यक्ति करना सीख जाता है? ऑप्शन है प्रथम सप्ताह, प्रथम माह, द्वितीय माह और चतुर्थ माह। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम माह का जो शिशु है, या यूँ कहूँ कि 1 महीने का जो बालक है भूख लगने पर रोककर और ये अभिव्यक्ति दर्शाता है कि मुझे भूख लगी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन आर द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सारी चीज़ों में जो है अच्छे से परिवर्तन को समझने लग जाते हैं। द्रव्यमान में अंतर को समझ सकता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक, संख्या में परिवर्तन को समझ सकता है और क्षेत्र में परिवर्तन को भी समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन आर निरंतरता का, अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट का और प्रतिवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवर्ती नामक कोई भी मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। और बाकी सारे निरंतरता का भी होता है, अनुक्रमिकता का भी होता है, सामान्य से विशिष्ट का भी होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास का जो भी सिद्धांत है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार एक ऑप्शंस हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन 2, वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन 3, वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। और ऑप्शन 4, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे सुखी और वय संधि काल सबसे दुखी काल होता है। तो इस कोटेशन के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि प्रथम वर्ष में बालक, जब बालक 1 साल तक का होता है तब तक वो सबसे ज़्यादा खुशी को अनुभव करता है। ठीक है, तो ये सबसे सुखी काल होता है। और जब वय संधि होती है, ठीक है, जो कि 11 से 13 या 14 के आसपास की मानी जाती है, या 10 से 12 भी मिलता है कहीं पे, ठीक है, तो ये जो काल होता है इस दौरान
बालक सबसे अधिक दुखी रहता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, किशोरावस्था आने वाली होती है और परिवर्तन जितने भी होते हैं वो अचानक से होते हैं। उसकी वजह से वो समझ नहीं पाता है इन चीज़ों को और समायोजन की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बालक जो है दुखी होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वृद्धि व विकास में क्या संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और उपयुक्त सभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 रीट में पूछा गया था। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम हैं। ऑप्शन है प्रयासों के नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम और स्वास्थ्य का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का नियम जो है वो वंशानुक्रम से संबंधित नियम है, यानी कि जैसे माता पिता है उनसे संबंधित ही संतान पैदा होगी, ये समानता का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेल पाए, ये कथन किसका है? ऑप्शन है कॉल एंड ब्रूस का, स्ट्रेंग का, रोस का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है स्ट्रेंग का। स्ट्रेंग ने कहा था कि 10 वर्ष तक का बालक ऐसा कोई भी खेल नहीं होता जिसको वो खेलता नहीं, यानी लगभग दुनिया के सारे खेल खेल चुका होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन है तत्परता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत जो है वो इनमें से है तीसरा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बचपन अवस्था का समय जो है वो कितना माना गया है? ऑप्शन है आपके 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बचपन अवस्था का जो समय है आपके वो माना गया है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, किशोरावस्था में क्या समस्या जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो देखिए ये अभी पहले वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस दौरान जो है वयसंधिकाल और किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो अचानक से होते हैं, इसलिए बालक जो परिवर्तन है उनके साथ समायोजन नहीं कर पाता। तो इसकी मुख्य समस्या क्या होती है? समायोजन की होती है और इसी कारण से जो है ये दुखी हो जाता है बालक। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसका जो है कथन का अर्थ क्या है? कि ये मानसिक विकास है, ये शारीरिक विकास है, ये ध्यान का विकास है और ये भाषा का विकास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मानसिक विकास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन है खेलना, प्रतिवर्ती, दौड़ना और चिंतन। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी आपकी चिंतन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई और वजन जो है वो आपके भाषा विकास के सिद्धांत को या भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है भाषा विकास में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और इनमें से कोई नहीं। तो हार्नी के अनुसार जो मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय है उसका विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बाल अध्ययन के पिता को किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके स्टैनली हॉल, वाटसन, सिगमंड फ्राइड और क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल अध्ययन के पिता किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। या यूँ कहें कि किशोरावस्था का पिता किसे माना जाता है, किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल को ही माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था किशोरावस्था के संदर्भ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बाल विकास का अर्थ होता है। ऑप्शन आर बालक का गुणात्मक विकास, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक विकास, व्यवहार में परिवर्तन और व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो देखिए बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है कि बालक में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड आ जाती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं रूसो, पेस्टोलॉजी, कॉमेनियस और प्लेटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो है वो किसने खोली थी? कॉमेनियस ने खोली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? ऑप्शंस हैं बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का और अभिभावक का। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा जो बाल मनोविज्ञान है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है, यानी बालक जो सीखेगा वही मेन चीज़ कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर देखते हैं अभी। ऑप्शंस हैं रुथ बेनेडिक्ट, B.N. झा, जेम्स ड्रेवर, H.A. पीटरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथन किसका है? रुथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, बेनेडिक्ट ने बोला था कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा है B.N. झा की जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? B.N. झा के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथि के कारण किशोर में मानसिक व भावनात्मक नियंत्रण प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है आपके पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है उसके कारण किशोर में मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण प्रस्तुत किए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके आइजेंक, क्रो एंड क्रो, बर्क और जेम्स डेवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजेंक। आई होप आपको ये आज के 50 सवाल काफ़ी अच्छे लगे होंगे। देखिए जितने भी सवाल हैं या तो प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं या जो इम्पोर्टेंट है जो आगे के मेन एग्जाम में आ सकते हैं। बिना फालतू का कचरा आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही किसी भी जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को आप चाहें तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।